नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 37वां मुकाबला आज रविवार 5 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें आमने सामने हैं। बता दें कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम के सामने 327 रनों का टारगेट रखा है। वहीं इस टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी साउथ अफ्रीका की टीम अब तक के समय अनुसार 1 विकेट खोकर 5 ओवरों में 12 रन बना चुकी है। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 37वां मुकाबला खेला जा रहा है और क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का आज 35वां जन्मदिन भी है। अब ऐसे में अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपने फैंस को शतक गिफ्ट किया है और ऐसा करके उन्होंने न सिर्फ दिग्गजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, बल्कि वनडे में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बनाए गए 49 शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। और अब इसके बाद एक और शतक लगाने के साथ ही विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगाए गए कैश फॉर क्वायरी के आरोपों की जांच संसद की एथिक्स कमेटी द्वारा की जा रही है। इस बीच खबर है कि सभी पक्षों को सुनने के बाद अब कमेटी 7 नवंबर को अपनी रिपोर्ट का मसौदा तैयार करेगी। बता दें कि इस मामले में कमेटी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील जयनंद देहदराई से पहले ही सवाल जवाब कर चुकी है, जिन्होंने महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने गुरुवार को सुनवाई के लिए बुलाया था। हालांकि उस बैठक से महुआ मोइत्रा ने ये कहते हुए वॉकआउट कर दिया था कि पैनल ने उनसे अपमानजनक निजी सवाल पूछे। उन्होंने कहा था कि कमेटी को खुद को आचार समिति के अलावा किसी दूसरे नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नैतिकता नहीं बची है। महुआ मोइत्रा ने कमेटी के अध्यक्ष सोनकर पर वस्त्रहरण और चीरहरण का आरोप लगाते हुए कहा था कि मैंने अभी तक ये कहावत सुनी थी, लेकिन आज इसका सामना भी करना पड़ा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से राजधानी की हवा जहरीली हो गई है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन द्वारा कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। जहां शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे और 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस लेने का ऑप्शन दिया गया है। वहीं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के राज्यों से आपातकालीन उपाय लागू करने को कहा है। बता दें कि इन उपायों में गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेस में 50% वर्कर्स को वर्क फ्रॉम होम कराने का निर्देश शामिल है। इसके अलावा एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सार्वजनिक योजनाओं से संबंधित निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों और 4 पहिया वाणिज्यिक वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। बिहार में कुछ समय पहले हुए जातीय सर्वेक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार सरकार पर जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों में जानबूझकर मुस्लिमों और यादवों की आबादी बढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। गृह मंत्री ने आज रविवार को कहा कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय तब लिया गया था जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन पिछले साल जेडीयू ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था और कांग्रेस, आरजेडी तथा वाम दलों के महागठबंधन में शामिल हो गई थी। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन का एकमात्र एजेंडा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। उन्होंने कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जो बिल्कुल भी पूरा होने वाला नहीं है। उन्हें तो इंडिया गठबंधन का संयोजक भी नहीं बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों को लेकर उठाए गए सवालों पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह से 5 सवाल पूछते हुए लिखा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, झूठ व भ्रम फैलाने की बजाय ये बताएं कि अगर बिहार के जातीय सर्वे के आंकड़े गलत हैं तो केंद्र सरकार पूरे देश और सभी राज्यों में जातीय गणना कराकर अपने आंकड़े जारी क्यों नहीं करती। उन्होंने पूछा कि बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी जातिगत गणना क्यों नहीं कराती। तीसरे सवाल में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार में कितने ओबीसी, एससी या एसटी कैबिनेट मंत्री हैं और कितने गैर ओबीसी, एससी या एसटी हैं, सूची जारी करें। उन्होंने लिखा कि खाना पूर्ति के लिए इक्का दुक्का मंत्री है भी तो उन्हें गैर महत्वपूर्ण विभाग क्यों दिया हुआ है।
तेजस्वी यादव ने हमला जारी रखते हुए चौथे सवाल में पूछा कि बीजेपी में कितने मुख्यमंत्री ओबीसी, एससी या एसटी हैं। पिछड़ा और गैर पिछड़ा मुख्यमंत्री का तुलनात्मक प्रतिशत बताएं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के बिहार से केंद्र में कितने पिछड़ा और अति पिछड़ा कैबिनेट मंत्री हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा 0 है 0। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि जवाब देंगे तो आपके साथ साथ हिंदुओं की 85% पिछड़ा और दलित आबादी की भी आंखें खुल जाएंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज रविवार 5 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र में जनता से कई लोक लुभावने वादे किए हैं। इन वादों में जातिगत जनगणना, किसानों का कर्ज माफ, 200 यूनिट फ्री बिजली, सभी सरकारी स्कूल कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, भूमिहीनों को 10,000 रुपए प्रति वर्ष, गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जैसे कई अन्य वादे शामिल हैं। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते वक्त छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि जुमलेबाजी का शब्द जुड़ता है तो वह बीजेपी के साथ जुड़ता है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। वहीं बीजेपी ने अपने 25 वादों को नहीं निभाया। हमने सरकार बनते ही किसानों का कर्ज माफ किया, 20,000 किसानों का 10,000 करोड़ माफ किया है और बीजेपी पीएम मोदी का नाम लेकर मोदी की गारंटी दे रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें पहले चरण की वोटिंग अब से 2 दिन बाद यानी 7 नवंबर को होगी। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी। इसके अलावा 3 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शनिवार को छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल तक के लिए बढ़ाया जाएगा। वहीं पीएम मोदी के इस स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उन पर निशाना साधा है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि पीएम गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाया जाएगा। यहाँ यह याद करने वाली बात है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सितंबर 2013 में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का बार बार विरोध किया था और ये पीएम गरीब कल्याण योजना और कुछ नहीं बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ही है, जो पहले से ही 80 करोड़ भारतीयों को कवर करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यू टर्न का एकमात्र उदाहरण नहीं है। ऐसे ही मनरेगा को लेकर भी उन्हें अपना स्टैंड बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जो महामारी के दौरान जीवन रक्षक साबित हुई। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उनकी यह ताज़ा घोषणा आर्थिक बदहाली और बढ़ती असमानताओं का संकेत है, जो लगातार बढ़कर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। अधिकांश भारतीयों की आय उस तरह से नहीं बढ़ रही है जिस तरह आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान को छू रही हैं। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव इस समय विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल सेक्टर 49 में एक रेव पार्टी के संबंध में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव पर सांप के जहर का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज किया था। वहीं इससे पहले मामले में बीजेपी नेता मेनका गांधी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया था कि करीब 1 हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में छापेमारी की गई थी, जहां 8 लोगों के पास 8 सांप पाए गए थे। इन लोगों ने खुलासा किया कि वे एक गिरोह का हिस्सा हैं, जो रेव पार्टियों में नशीली दवाओं के रूप में सांप के जहर की सप्लाई करते हैं। इसके साथ ही मेनका गांधी ने मामले में लिप्त सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं अब एल्विश यादव ने भी मेनका गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्लॉग पोस्ट में एल्विश यादव ने मेनका गांधी पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। उन्होंने कहा कि मेनका गांधी ने मुझे सांप सप्लायरों का मुखिया कहा था, मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। एल्विश ने आगे कहा कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इन सभी चीजों को लेकर एक्टिव हो गया हूँ। पहले मैं सोचता था कि मैं अपना समय बर्बाद ना करूं, लेकिन अब मेरी छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जब पुलिस जांच शुरू करेगी तो मैं मुख्य वीडियो भी शेयर करूंगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। जल्द ही एक प्रेस बयान भी जारी किया जाएगा कि एल्विश यादव की इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं थी। मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। प्लीज उस वीडियो को भी देखें और शेयर भी करें। सुरक्षा बलों में महिला अधिकारियों की तरह ही अब महिला सैनिकों को भी मैटरनिटी लीव, बच्चों की देखभाल और कानूनी तौर पर बच्चे गोद लेने के लिए छुट्टियां और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। यानी अब महिला सैनिकों, महिला नौसैनिकों और महिला वायु सैनिकों को अपने अधिकारियों की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि अग्निवीर महिलाओं को भी यह सुविधाएं मिलेंगी। इस बात की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह कदम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस फैसले के मुताबिक है जिसमें सुरक्षा बलों में सभी महिलाओं की समावेशी सहभागिता की बात कही गई है। यह फैसला सेना में महिलाओं के काम की हालत को बेहतर बनाएगा
और उन्हें सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।